Welcome friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. This is Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, we are doing study of language and literature in ancient Indian history. And in this segment, today our topic is Puran. Puran which is related to संस्कृत लिटरेचर. ठीक है, आज हम पुराणों को देखने वाले हैं. देखिए, जब मैंने शुरू किया था इस महत्वपूर्ण श्रृंखला को तो वहां पे मैंने बता दिया था कि हम सबसे पहले यहां देखेंगे संस्कृत लिटरेचर को और उसके बाद वी विल मूव ऑन टू पाली एंड प्राकृत एंड उसके बाद हम तमिल लिटरेचर को भी देखने वाले हैं. तो इन सब को हम देखने वाले हैं. तो हमने संस्कृत से शुरुआत की थी और यहाँ हमने बताया था कि हम वेदों को देखेंगे. हाँ, उसके अलावा वेदांग, उपवेदा, हाँ, स्मृति, पुराण सबको देखने वाले हैं. इसके अलावा हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण इंस्क्रिप्शन को, जैसे रुद्रदामन का इंस्क्रिप्शन है. ठीक है, कुछ प्रशस्तियों को देखेंगे. हाँ, महाकाव्य, काव्य, नाटकों, इन सबको हम देखने वाले हैं ओवरऑल. ठीक है, और उसके बाद हम पाली, प्राकृत और तमिल लिटरेचर की बात करेंगे. और उसके अलावा भी जो बच जाएगा सारा हम एंशिएंट पीरियड के जो भी लिटरेचर हैं उन पे हम बात करेंगे. हमने संस्कृत से शुरुआत की थी और संस्कृत लिटरेचर की जहां तक शुरुआत की बात है, उसकी शुरुआत अगर हिंदू परंपरा में देखें तो वैदिक पीरियड से शुरू हो जाती है. और वैदिक पीरियड और इसको वैदिक साहित्य में अगर हम रखें तो वैदिक साहित्य जो है उसको हम दो पार्ट में बांट देते हैं. ठीक है, वैदिक साहित्य को दो पार्ट में बांटा जाता है, एक श्रुति और दूसरा स्मृति. या हम सीधे कह लें कि हिंदू लिटरेचर को, ठीक है, या जो भी लिटरेचर है पूरे साहित्य को भी कह सकते हैं, अगर हम बांटें तो दो पार्ट में श्रुति और स्मृति. तो श्रुति और स्मृति का मतलब क्या है, मैंने बता दिया था कि जो चारों वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद. ठीक है, तो अथर्ववेद और उनके ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद, वो चारों आते हैं श्रुति में. बाकी जितने भी लिटरेचर हैं, ठीक है, उनको आप स्मृति कहेंगे. ठीक है, इसका रीजन क्या है कि जो भी वेद हैं उनको कहा गया है देववाणी, स्पीच ऑफ गॉड. ठीक है, देववाणी, इसको कहा गया है अपौरुष्य. अपौरुष्य का मतलब जिसको किसी पुरुष ने नहीं लिखा. देवताओं ने ज्ञान की बातें बताई ऋषि मुनियों को और फिर ऋषि मुनि इसे श्रुति माध्यम से जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ाते रहे. यानी कि देवताओं से सुना ऋषियों ने, फिर ऋषियों से उनने अपने नेक्स्ट जनरेशन को सुनाया, फिर उन्होंने अपने नेक्स्ट जनरेशन को सुनाया. इस तरह से सुन सुनकर श्रुति माध्यम से ये आगे बढ़ता रहा और बाद में वेद व्यास ने इसका कंपाइलेशन किया. यानी कि अगर ये देववाणी है तो देववाणी में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, इसमें हम अपना ओपिनियन नहीं डाल सकते, इसलिए इनको श्रुति साहित्य कहा गया. चारों वेद, उनके ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद, इसके अलावा कोई श्रुति नहीं है. ठीक है, स्मृति की अगर हम बात करें तो स्मृति को हम कह सकते हैं कि इसमें आप अपना ओपिनियन डाल सकते हैं. जैसे किसी ऋषि मुनि ने कोई मंत्र वेद का उठाया और उसको अपने ढंग से उसको इंटरप्रेट कर दिया. ठीक है, उसकी व्याख्या कर दी, कुछ अपना ओपिनियन डाल दिया, तो उसको कहेंगे स्मृति साहित्य. क्योंकि देखिए, श्रुति में देववाणी है, इसको एज इट इज रखना पड़ेगा, जैसे वो है वैसे ही, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा. लेकिन स्मृति में ओपिनियन भी डाला जा सकता है. तो बेसिकली ये दोनों में अंतर है. और श्रुति साहित्य के विषय में मैंने बता दिया, चारों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उनके ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद, यही श्रुति साहित्य में आएंगे. उसके बाद के जो साहित्य होंगे वो स्मृति साहित्य में आएंगे. तो पूरे श्रुति साहित्य को हमने देख लिया था. सबसे पहले हमने वेदों से ही शुरुआत की थी, चारों वेद, उनके ब्राह्मण, अरण्यक को हमने देख लिया था डिटेल में. उसके बाद हम वो वैदिक पीरियड के थे. वैदिक पीरियड का मतलब, वैदिक पीरियड का समय कब से कब तक है, 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का ये समय है. तो हमने सारा देख लिया था. उसके बाद पोस्ट वैदिक लिटरेचर में हम आए थे. यानी पोस्ट वैदिक लिटरेचर का मतलब है स्मृति साहित्य से. हमने यहां पर स्मृति लिटरेचर लिख भी दिया है. पोस्ट वैदिक लिटरेचर कहें या सूत्र लिटरेचर कहें. ठीक है, सूत्र लिटरेचर यानी कि एक तरह से बुद्ध
पीरियड उस समय से शुरू हो जाएगा। पोस्ट वैदिक वैदिक लिटरेचर जो है उसकी शुरुआत बुद्ध पीरियड से हो जाती है। ठीक है, ये मैंने बता दिया था। तो अब स्मृति साहित्यों की अगर बात करें और सूत्र साहित्य में हम थे यानी पोस्ट वैदिक लिटरेचर में, तो वहां पे हमें वेदांग, उपवेद, एपिक्स, पुराण, स्मृति की बात करनी थी। हमने वेदांगों को देख लिया था, 6 वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, सब पे चर्चा कर ली थी। उपवेद भी मैंने बता दिया था, लिखवाया नहीं था। चारों वेद के उपवेद हैं, सब वेदास हैं। ऋग्वेद का आयुर्वेद मेडिसिन से रिलेटेड है। ठीक है, सामवेद का गंधर्व वेद संगीत से रिलेटेड है, और यजुर्वेद का धनुर्वेद वारफेयर से रिलेटेड है, ये उपवेदा। ठीक है, और अथर्ववेद का शिल्पवेद, ये भवन निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। तो ये इस पे हमने बात कर ली थी। एपिक्स, 2 एपिक्स यानी महाकाव्य, सबसे पहले हमने रामायण पे बात की थी, फिर महाभारत पे बात की थी, कर लिया था। आज हम पहुंच गए हैं पुराणों पर। ठीक है, तो पुराणों को हम देखने वाले हैं। तो देखिए, पुराण के बारे में आप समझ लीजिए, अगर देखा जाए तो 18 मुख्य पुराण या महापुराण, अंग्रेजी में कहें तो मेजर पुराण। ठीक है, मेजर जो है 18 है। ठीक है, और वैसे ही उप पुराण भी हैं, यानी माइनर पुराण या सब पुराण आप कह सकते हैं, तो ये भी 18 है। कहीं कहीं आपको 19 भी देखने को मिल सकता है, कहीं कहीं 19 भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये पुराण, इन पुराणों में क्या है, पौराणिक कथाएं हैं। पौराणिक कथाओं का मतलब क्या है, मतलब पुराने जमाने की राजा महाराजाओं की स्टोरीज है। ठीक है ना, पौराणिक कथाएं। ठीक है, तो वो सब है। और प्लस पोस्ट वैदिक यानी कि वैदिकोत्तर सोसाइटी यानी समाज, कल्चर यानी संस्कृति, रिलीजन यानी धर्म की बात बताई गई। देखिए, यहां से महत्व भी आपको पता चल रहा है। महत्व एक तरह के ये क्या है, जितने भी संस्कृत लिटरेचर हैं या और भी लिटरेचर हैं, वो सोर्सेज हैं हिस्ट्री को जानने का। तो यहां पर देखिए महत्व क्या है, महत्व पे भी हम बात करते जाएंगे, केवल ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इसको मत देखिए। ठीक है, 18 महापुराण हैं, जिन्हें मेजर पुराण भी कहते हैं। ठीक है, मुख्य पुराण भी कहते हैं, और माइनर पुराण भी 18 हैं। पौराणिक कथाएं इसमें होती हैं। ठीक है, और सोसाइटी, कल्चर और रिलीजन जो पोस्ट वैदिक पीरियड में यानी कि वैदिकोत्तर काल में जो था उसके बारे में यहां जानकारी मिलती है। इसका मतलब इसका महत्व भी बहुत है। पोस्ट वैदिक पीरियड यानी आप सूत्र पीरियड भी कह सकते हैं। उस समय समाज कैसा था, संस्कृति कैसी थी, धर्म में क्या क्या, धर्म के क्या क्या पहलू थे, हाँ, किन किन देवताओं की लोग पूजा वूजा किया करते थे, हाँ, पौराणिक कथाओं में किन किन राजाओं की चर्चा है। तो ये सब चीजें आपको मिलेंगी यहाँ पर, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है। यहाँ हम देखेंगे और भी चीजें, सब्जेक्ट अलग अलग मैंने बांटा हुआ है, यहाँ से भी आपको महत्व तो निकाल सकते हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसके कंपाइलर यानी कि संकलनकर्ता कौन है भाई। तो कंपाइलर देखिए, यहां पे भी थोड़ा सा आपको बड़ी चालाकी से अगर आंसर आता है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है तो बड़ी चालाकी से आपको जवाब देना पड़ेगा। अब देखिएगा, वेद व्यास तो माना जाता है कि मेन इसके रचयिता है या कंपाइलर है, लेकिन ज्यादातर जगहों पे आपको आएगा लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र उग्रस्वा। उग्रस्वा याद रखिएगा, उग्रस्वा और लोमहर्ष ऋषि, ये 2 नाम। ठीक है, ज्यादा जगह पे यही आएगा। लेकिन यहां पे समझने वाली बात यह है, बड़ी चालाकी से आपको आंसर देना होगा। कहीं आपको कहीं आप पढ़िएगा भी, यूट्यूब पे देखिएगा या फिर किताबों में भी कहीं यही नाम होगा, कहीं यही नाम होगा, ज्यादा जगह पर यह नाम है। अब देखिए, अगर एग्जाम में लेकिन वेद व्यास का भी नाम आता है, क्योंकि जो भी हम पढ़ते हैं रामायण महाभारत या पुराणों के बारे में, सब कुछ फिक्स नहीं है। ठीक है ना, ये सब शोध का विषय है। और यहां पर देखिए, अगर आपके ऑप्शन में ये दोनों नहीं हैं और वेद व्यास हैं, तो आंसर आपका वेद व्यास होगा। ठीक है, यहां पर भी अगर लोमहर्ष ऋषि नहीं है, वेद व्यास नहीं है, तो उग्रस्वा होगा। ठीक है, अगर
ये दोनों नहीं हैं तो लोहमर्ष ऋषि होंगे। तो इन सबको आप लेके चलिए, लेकिन मेन कंपाइलर या रचनाकार वेद व्यास है। ऐसा माना जाता है कि वेद व्यास ने जिम्मेदारी दे दी थी इनको, लोहमर्ष ऋषि को, यानी कि लोमहर्ष ऋषि को, लोमहर्ष ऋषि, लोहमर्ष मैं बोल रहा हूं, लोमहर्ष ऋषि को, ठीक है। इनको जिम्मेदारी यानी कि असाइन कर दिया था ये काम कि आप इसको कंपाइल करें, तो इसलिए भी इनका नाम आता है। जो भी रीजन हो, आप ये तीनों नाम याद रखेंगे, लोहमर्ष ऋषि, लोमहर्ष ऋषि, बार बार मैं लोहमर्ष बोल दे रहा हूं, लोमहर्ष ऋषि, उनके जो सन हैं उग्रस्वा और वेदव्यास। तो वेदव्यास तो पहले ही याद, मेन कंपाइलर वेदव्यास, लेकिन ज्यादा जगह पे आपको ये मिलेगा, तो इसलिए कंफ्यूजन को दूर करने के लिए चालाकी से आपको आंसर देना है। अब देखिए यहां पर हम अगर बात करें कि पुराणों में, देखिए अगर अर्लीएस्ट यानी प्राचीनतम पुराण, तो या तो मत्स्य होगा या वायु होगा, जो भी आपके ऑप्शन में आए वो आप रख देते। इसमें भी देखिए शोध का विषय है कि कौन पहले का है, तो यानी रिसर्च का विषय है, तो मत्स्य और वायु दोनों का नाम आता है, कहीं मत्स्य होगा कहीं वायु होगा, कहीं दोनों दे देगा, तो आप दोनों याद रखिए, जो भी ऑप्शन में है वो कर देंगे। देखिए 18 पुराण है, जिसमें 18 मेजर पुराण यानी कि महापुराण या मुख्य पुराण, यहां पे 18 लिखा हुआ है, यहां पे भी मैंने लिखा हुआ था। यहां पर देखिए कुछ प्रमुख पुराणों के नाम मैंने दे दिए हैं, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, वायु, अग्नि, विष्णु, ब्रह्म, शिव और नारद पुराण, और भी हैं वामन पुराण जैसे, ठीक है। तो वो सब 18 लिखने की जरूरत है ही नहीं, बस आपको जान लेना है। लेकिन ये जो मेजर जो है ना 18 जो महापुराण हैं, जिन्हें मेजर कहते हैं, वो किसी न किसी देवता की प्रमुखता उसमें दिखाई गई है। जैसे देखिए मत्स्य पुराण है, मत्स्य में भी आपको इंसान और मछली के रूप में विष्णु के अवतार की बात कही गई है। भागवत पुराण जानते हैं विष्णु से, वायु भी एक देवता है, अग्नि देवता है, विष्णु, तो ब्रह्म, शिव, नारद सब देख रहे हैं, किसी न किसी देवता को प्रमुखता मिली है हर पुराण में, तो ये आपको जानना चाहिए, ठीक है। अब सब्जेक्ट विषय को देख लेते हैं। यहां पर देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है भाई, देखिए यहां पर सब्जेक्ट 5 सेगमेंट में बटा है। पहला है सर्ग, ब्रह्मांड की रचना, पुराणों में जो है क्या क्या चीजें हैं, इनका विषय वस्तु क्या है, ब्रह्मांड की रचना। एक तो आपने देख लिया यहाँ पर पौराणिक कथाएं हैं, और पोस्ट वैदिक पीरियड की जो सोसाइटी है, कल्चर है और रिलीजन है, इसकी तो जानकारी है ही, ओवरऑल हमने जानकारी ले ली। यहाँ पर विषय वस्तु को सेगमेंट में बांट दिया गया। तो सर्ग में क्या है, ब्रह्मांड की रचना, यानी कि क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, सृष्टि की रचना, ब्रह्मांड को सृष्टि भी कह सकते हैं। फिर प्रतिसर्ग, ब्रह्मांड का विनाश और पुनर्निर्माण, यानी कि एनाइलेशन ऑफ यूनिवर्स एंड इट्स रिक्रिएशन, यानी सृष्टि का पहले विनाश, विनाश का मतलब एनाइलेशन, और उसके बाद फिर उसका पुनर्निर्माण। तो आप प्रलय के बाद जो कह सकते हैं, प्रलय के बाद सृष्टि का निर्माण, वो भी कह सकते हैं। प्रलय या विनाश को हम कहते हैं एनाइलेशन इंग्लिश में, ठीक है। तो ब्रह्मांड का विनाश और पुनर्निर्माण। उसके बाद है मनवंतर, ये पीरियड है, अवधि है, लाइफ टाइम ऑफ मनु, मनु के बारे में, मनु स्मृति आप देखेंगे आगे, हम बताएंगे इसको, तो उनके बारे में यहां जानकारी है। और साथ साथ 4 युगों में बांटा गया है, महायुगों, जो महायुग हैं उनको 4 युगों में बांट दिया गया है, तो उसकी भी जानकारी यहाँ पे है मनवंतर में। फिर वंश, जीनियोलॉजी, वंशावली है, हाँ, किसका, सेजेज, ऋषि मुनियों का, और गॉड, देवताओं का, देवताओं और ऋषि मुनियों का वंशावली है वंश में, इंग्लिश में कहेंगे जीनियोलॉजी, ठीक है। उसके बाद ये वंशानुचरित, यहां पर हिस्ट्री है एम्पेरर्स की, यानी राजवंशों की, पुरानी जो डायनेस्टीज है उनकी चर्चा है। जैसे हम पढ़ते हैं कि मगध में हर्यक वंश सबसे पहले आया, बिंबिसार ने हर्यक वंश को फाउंड किया, ठीक है। लेकिन बिंबिसार के पहले भी कौन था, बृहद्रथ थे वहां पे, इसकी जानकारी पुराणों में मिलती है। पहले बृहद्रथ थे, उसके बाद हर्यक वंश की शुरुआत, स्थापना की बिंबिसार ने। तो ये जानकारी, ये सब पुराणों में है। तो प्राचीन जो
जो प्राचीन राजवंश हैं उनकी जानकारियां जो है उनका इंफॉर्मेशन वंशानुचरित में है। तो इस तरह से ये 5 भागों में इनके विषय वस्तु को रखा गया है पुराणों के। तो यहां से जो देखिए जो महत्व की जहां तक बात है, मैंने बताया भी कि महत्व क्या है। एक तो ये सोर्सेज हैं इतिहास को जानने का, पौराणिक कथाएं हैं, इनसे जानकारी मिलेगी। अगर आप पोस्ट वैदिक लिटरेचर की बात, ये पोस्ट वैदिक समाज की बात करें, संस्कृति की बात करें, धर्म की बात करें, तो पुराणों से इनकी जानकारी मिलेगी। ब्रह्मांड की रचना यहाँ पे है, ब्रह्मांड का विनाश है, उसके पुनर्निर्माण की बात है। यहाँ इसका मतलब इतिहास की जानकारी तो मिलती है, साथ साथ यहां ज्योग्राफी से भी कनेक्शन है, भूगोल से भी है। तो देखिए भूगोल से भी ये संबंध रखता है, इतिहास से भी ये संबंध रखता है। ठीक है, पुराण जो है। उसके अलावा आप देखिए ये जितनी भी चीजें जानकारी मिलेंगी, वंशावली मिलेंगी ऋषि मुनियों की, देवताओं की, पुराने राजवंशों की, तो सोर्स तो है ही, प्लस इतिहास और भूगोल से भी संबंध रखता है पुराण। ठीक है, तो ये इसका महत्व है। ये पूरा आपका जो सवाल बनता है वो मैंने बता दिया। यहां से सवाल बन सकता है कि कंपाइलर कौन था। ये वेद व्यास को माना जाता है, लेकिन कई जगह पे आपको ये भी मिलेगा किताबों में। तो जो भी आपके ऑप्शन में ना हो और जो हो उसके हिसाब से अपने इंटेलिजेंसी से आप आंसर लगाएंगे। कहा जाता है कि वेद व्यास ने ये काम अजाइन कर दिया था, इनको जिम्मेदारी दे दी थी लोहमर्ष ऋषि को। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, और आप यहां से प्रमुखता दी गई है, सबसे प्रमुखता दी गई है किसी न किसी देवताओं को, जो मेजर जो पुराण है, जो यानी जो महापुराण या मुख्य पुराण है। मत्स्य या वायु पुराण जो है वो अर्लीस्ट है। तो यहां से जो भी सवाल बनता है वो मैंने बता दिया है। यहां पर बस आपको मिलाने के लिए दे सकता है, मिलाने के लिए, सुमेलित करने के लिए, सर्ग में क्या है, प्रतिसर्ग में क्या है, मनवंतर में क्या है, वंश में क्या है, वंशानुचरित में क्या है। तो ये मिलाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलाने के लिए ये दे सकता है। तो यहां से भी सवाल बन सकता है। तो इस तरह से अगर आपको लिखना भी हो तो आप यहां से निचोड़ निकाल सकते हैं और लिख सकते हैं। बाकी हम राइटिंग पे भी चर्चा करेंगे और साथ साथ मैं बता भी रहा हूं जैसे क्या महत्व है। तो इतिहास बताता है, ज्योग्राफी से कनेक्टेड है, ठीक है, पुराने राजवंशों को बता रहा है, ठीक है, पौराणिक कथाएं हैं, हाँ, वैदिकोत्तर समाज को बता रहा है, कल्चर की जानकारी दे रहा है, रिलीजन की। तो ये महत्व ही तो है, सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है। आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम नेक्स्ट देखेंगे अगले वीडियो में स्मृति को। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।